मेरी दादी कहती थी कि बेटा चावल के एक दाने से जिसका पेट भर जाए वो है भगवान। पात्र में एक चावल का दाना रह गया है। ये तो बहुत है कृष्णे। और जो हर वक्त मुंह चलाए वो तो है हैवान। और इंसान ना तो भगवान की बराबरी कर सकता है ना हैवान की। शुक्र है मेरी दादी ने हर शाम गली नुक्कड़ पर लगने वाली ये भीड़ नहीं देखी। ये शरबत मोहब्बत पी गया, बचपन की मोहब्बत जवानी में याद दिला। और तीखा। हमारी ये दुनिया फास्ट फूड से भरी हुई है। फास्ट फूड। I still eat fast food every single day. जरा गौर करिए तो क्या कुछ नहीं है हमारे पास। पाव है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, कबाब है, चिकन है, चाट है, बिरयानी है और ठंडे में पेप्सी, कोला, सोडा, जूस, नहीं तो काला खट्टा ले और चूस। मतलब फास्ट फूड के नाम पर इतने आइटम्स हैं कि हर रोज एक एक आइटम भी खाया जाए ना तब भी लाखों आइटम बाकी रह जाएंगे। और अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो ये फास्ट फूड इंडस्ट्री हर साल इतना पैसा कमाती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जीडीपी को पीछे छोड़ दे। अरे मैं कहता हूँ साहब छोड़िए दुनिया को, अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें ना तो हम हिंदुस्तानी हर साल 20-25 हजार रुपए का फास्ट फूड खा जाते हैं। कह दो कि ये झूठ है। ये इतना पैसा है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है कि इससे चंद्रयान जैसे 30 मिशन किए जा सकते हैं। पर जैसे बिरयानी हो या चाट, हम आलू को कहीं भी सेट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये बात हमारे दिमाग में सेट है कि हम हैं जो फास्ट फूड नेशन है। हम हैं जिन्होंने फास्ट फूड को इन्वेंट किया है। पर हर चुनाव से पहले किए गए वादे की तरह ये बात भी बिल्कुल सफेद झूठ है। फास्ट फूड का इतिहास हजारों साल पुराना है। You serious? तो ये कहानी है खाने की, उसके इतिहास की, हमारी पहचान की, उस अटपटे राज की जिसने इस बर्गर को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। और हाँ, एक ज़रूरी बात, देखो भैया, इस वीडियो में है फैक्ट सारे के सारे टिकाऊ और सच्चे, लेकिन अगर आप जल्दी में हो तो नमस्ते। फास्ट फूड की कहानी को शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि असल में फास्ट फूड होता क्या है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हर वो खाना जिसको कॉमर्शियली बेचने के लिए पहले से प्रिपेयर किया जाए और ऑर्डर मिलते ही तेजी के साथ फटाफट सर्व कर दिया जाए, वो फूड फास्ट फूड कहलाता है। अब बर्गर, सैंडविच, पिज्जा के अलावा बिरयानी, चिकन, मिल्कशेक, पास्ता, ये सब भी फास्ट फूड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्हें बेचने वाले इसको पहले से 75% कुक करके रख लेते हैं और जब ऑर्डर मिलता है तो बाकी का 25% कुक करके आपको सर्व कर दिया जाता है। और इस तरह से खाना बनाने और बेचने का कल्चर सदियों पुराना है, जिसका सबूत अभी साल 2019 में हमें मिला है। इटली के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट मसीमो उसाना अपनी पूरी टीम के साथ पोम्पे की एक साइट पर एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे। ये काम पिछले 2 साल से रात दिन किया जा रहा है, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा राज, कोई ऐसी चीज हाथ लग जाए जिससे इतिहास को और बारीकी से समझा जा सके। दूसरी तरफ कोविड चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा था। Outbreak of SARS. The virus originated in mainland China. Has spread across the country. The disease had been festering for months. इटालियन सरकार मसीमो उसाना को ऑर्डर देती है कि अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि हो सकता है कि हमें कोविड की वजह से लॉकडाउन करना पड़े। I'm so sorry. वीडियो को यहाँ रोकने के लिए बड़ी माफ़ी, बड़ी माजरत। लेकिन अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द वीडियो, कंटिन्यू। लॉकडाउन यानी पिछले 2 साल से की जा रही ये सारी मेहनत बर्बाद। ये टीम दुगनी रफ्तार से अपना काम करने में लग जाती है और 2019 की एक सुबह उन्हें जमीन के अंदर से निकली एक दीवार पर बनी ये पेंटिंग नजर आती है। हजारों साल पुरानी इस साइट पर ऐसी पेंटिंग का निकल आना पूरी टीम को हैरान कर देती है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की जाती है और अंदर से निकलता है एक पूरा का पूरा 2000 साल पुराना फास्ट फूड रेस्टोरेंट।
We started excavating 2 years ago. He has a beautiful painting of a nereid riding a seahorse. इन पेंटिंग्स की यहाँ मिले सामान की रिसर्च की जाती है, जिसमें पता चलता है कि यहाँ बकरी, मुर्गा, मछली, स्नेल से लेकर सुअर तक का मीट सर्व किया जाता था। अगर हम इस पूरी खंडर पड़ी साइट को 3D में कन्वर्ट कर दें तो हम एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे कि आज से हजारों साल पहले ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट कैसा दिखता होगा। जबरदस्त डेकोर, बेहतरीन नेचुरल लाइट एम्बियंस, एक ही टाइम पर कई पकवान बनाने के लिए साइड बाय साइड बनी ये भट्टियां और काउंटर पर ये फूड मेन्यू की बनी पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि ये रेस्टोरेंट आज के किसी भी अच्छे कैफे से कम नहीं था। इस साइट के मिलने से ये बात और भी क्लियर हो जाती है कि फास्ट फूड और रेस्टोरेंट कल्चर हजारों साल पुराना है, बस हर जमाने में इनके नाम अलग अलग रहे हैं। जिसे आज हम कैफे या रेस्टोरेंट कहते हैं, उसे 10th सेंचुरी में एंशिएंट रोम थर्मोपोलियम के नाम से बुलाते थे। एक ऐसी जगह जहां पर आप अपनी पसंद का खाना बनवा कर खा सकते हैं, वो भी जल्दी जल्दी। वक्त में थोड़ा आगे बढ़े तो 11th सेंचुरी में चाइना की सोंग डायनेस्टी के राज में छोटे छोटे टी हाउस और बार्स को बनाया गया, जहां अलग अलग तरह की सूप, नूडल्स, चाय वगैरह को बेचा जाता था। इन जगहों पर ज्यादातर मुसाफिर, मजदूर या फिर काम करने वाले लोग जाते थे और इन टी हाउसेस को ये लोग चा फंग के नाम से पुकारते थे। पर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अब तक समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों ने इन जगहों पर जाना शुरू नहीं किया था, बल्कि वो इन जगहों को बड़ी हकारत की नज़र से देखते थे। ऐसी जगहों को वो बड़ा लो क्लास समझते थे, जो कुछ सच था भी। अब वक्त में थोड़ा और आगे बढ़े तो 400 साल बाद 1550 में दुनिया का पहला कैफे इटली के शहर में खोला जाता है। इस कैफे को खोलने का मकसद था कि समाज के अमीर और इज्जतदार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, इन कैफेज में बुलाया जाए, क्योंकि समाज का यही वो तबका था, यही वो लोग थे जिनकी जेब में पैसा था। इसलिए यहाँ मिलने वाला खाना काफी फैंसी और एम्बियंस काफी क्लासी होता था। 17th और 18th सेंचुरी में अलग अलग तरह के फास्ट फूड आउटलेट और रेस्टोरेंट को खोला गया, पर कुछ ही दिनों बाद ये सबके सब बंद हो जाते थे। वजह बहुत सिंपल थी, इन कैफेज के पास रेडी टू सर्व फूड तो था, पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो यूनिक हो। मतलब ऐसे समझिए कि ना तो इनके पास बर्गर था, ना पिज़्ज़ा, ना पाव, ना बिरयानी। तो भैया कैसे चलती इनकी कहानी। पर कहानी यहाँ बाकी है मेरे दोस्त। 2 जुलाई सन 1912 अमेरिका का शहर बारिश में भीग रहा था। गाड़ियों से भरे इस तेज रफ्तार शहर में सुबह के अखबार में एक ऐड छपता है, जिसमें एक फैमिली है और नीचे लिखा होता है, मुझे मिल गया है वो रास्ता जिससे खाने की मोनोटोनी को तोड़ा जा सकता है। ट्राई इट, यू विल लाइक इट। और ये ऐड फास्ट फूड की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख देता है। असल में ये ऐड था ऑटोमेट रेस्टोरेंट का, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको कुछ भी ऑर्डर नहीं करना, बस आप वहां जाइए, सामने वॉल पर बहुत सारे ग्लास विंडोज के अंदर अलग अलग तरह के खाने रखे हुए हैं। आप कॉइन डालिए और जो पसंद है वो फूड निकाल कर खा लीजिए। Well, how about the automat? I heard a lot about that place. 1912 से 1940 अमेरिका की इकोनॉमिकल ग्रोथ का टाइम था। ऑटोमेट का बिजनेस जबरदस्त बूम कर रहा था, पर अब भी अमेरिकन फैमिलीज घर पर ही खाना प्रेफर करती थी। ये ऑटोमेट फेमस तो थे, पर इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादातर वर्किंग क्लास लोगों में थी। वहीं अमेरिकन को लगता था कि ये फास्ट फूड गंदे और सस्ते ऑयल और बेकार मीट से बनाए जाते हैं, इसलिए वो इन जगहों पर जाना पसंद नहीं करते थे। पर 1921 में ये सब बदल जाता है, जब बिली इंग्राम, जिन्हें फादर ऑफ फास्ट फूड भी कहा जाता है, व्हाइट कैसल नाम की एक फास्ट फूड चेन की शुरुआत करते हैं। ये खाना हाइजीनिक है ये बताने के लिए वो लोगों को ऑफर देते हैं कि कोई भी कस्टमर इनके किचन को विजिट कर सकता है। ये लोग किस हेल्दी तरीके से इस फूड को प्रिपेयर करते हैं वो देख सकता है, और जब मन को तसल्ली हो तभी ऑर्डर करें। वो अपने हर आउटलेट को व्हाइट पेंट करवाते हैं ताकि लोगों तक एक हाइजीनिक परसेप्शन पहुंचे। देखते देखते ये खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है। व्हाइट कैसल के बाहर खाना खाने वालों का तांता लग जाता है। लंबी लंबी लाइंस, नए नए तरह के आइटम लोगों को और चटोरा बना देते हैं। 1939 तक आते आते ये फास्ट फूड, ये रेस्टोरेंट कल्चर आम बात हो गई थी। लोग इसे एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट देखने लगे थे। लेकिन 1947-1948 तक आते आते व्हाइट कैसल की मोनोपोली खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा फहराते हैं, और इस आज़ादी के साथ हम हिंदुस्तानियों को भी ग्रो होने का मौका मिलता है, जिसका पहला सबूत है 1950 में कनॉट प्लेस के अंदर देश का पहला चाइनीज रेस्टोरेंट खोला जाता है।
जिसका नाम रखा गया चाइनीज रूम। पर अभी दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत होना बाकी है। 1954 तक आते आते अमेरिका कार्स का शहर बन जाता है। ज्यादातर लोग अमीर हैं, ऑलमोस्ट सबके पास पैसा है, और नवाबी इतनी कि जमीन में कदम रखने में दम निकलता है। और इसी नवाबी को केटर करने के लिए KFC, बर्गर किंग, इन एंड आउट बर्गर्स ये सब ड्राइव थ्रू सिस्टम शुरू करते हैं, जहां कार में बैठे बैठे ही आपका ऑर्डर लिया जाता है और डिलीवर किया जाता है। I was glad I didn't have to get out. I'd forgotten which knob opened the door. The waitress was pretty automatic too. A salad and a glass of milk, please. यहाँ कैलिफोर्निया में जब लोग अपने फास्ट फूड के मजे ले रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, हंसी ठट्टे कर रहे थे, तो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर एक आदमी था जो तपती धूप में खड़ा सस्ती शराब पी रहा था, डिप्रेस था, उदास था। इस आदमी का नाम था रे क्रॉक। रे असल में एक सेल्समैन था जिसका काम था मिल्क शेक मशीन्स को बेचना। आज कई दिनों के बाद उसे एक ऑर्डर मिला है, पर यह ऑर्डर उसके यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। 3000 किलोमीटर का मतलब 4-5 दिन की ड्राइव। मरता क्या ना करता, रे एक बढ़िया सा गाना लगाता है और निकल पड़ता है। चार दिन के सफर के बाद रे सैन बर्नार्डिनो पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि जिस रेस्टोरेंट को वो मिल्क शेक मशीन बेचने आया है वहां तो भीड़ लगी हुई है। नजर साइन बोर्ड पर जाती है जहां लिखा होता है मैकडॉनल्ड्स। रे नोटिस करता है कि यहाँ पर मिलने वाला फास्ट फूड इतना फास्ट है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको आपका ऑर्डर मिल जाता है, और ये फूड इतना टेस्टी है कि इस बर्गर का एक बाइट लेते ही हसीना अपना हुस्न और बच्चे अपना बचपन भूल जाएं। मीटिंग के दौरान रे मैकडॉनल्ड के फाउंडर रिचर्ड और मॉरिस को फ्रेंचाइज खोलने का आइडिया देता है। वो कहता है कि यार आप दोनों क्यों नहीं इस अपने स्पीडी सिस्टम को फ्रेंचाइज के ओनर्स को सिखा दीजिए और बस फिर चल पड़ा आपका बिजनेस। ये दोनों भाई कहते हैं कि यार हम किसी को नहीं जानते जो फ्रेंचाइज लेना चाहता हो। रे कहता है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है? Well, I said, why don't you get somebody to do it? They said, well, we don't know anybody who want to do it. I said, well, how about me? और कुछ इस तरह मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत होती है। 1978 तक आते आते पूरे अमेरिका में करीब 60,000 फूड आउटलेट खुल जाते हैं। KFC, जमजम बर्गर्स, वेंडीज, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज और भी बहुत सारे। और यही वो टाइम था जब इन फास्ट फूड का मास प्रोडक्शन होने लगा। इस पूरे फूड को सेंट्रलाइज किया जाने लगा। अब हर पैटी, हर नगेट फैक्ट्री में तैयार करके हाफ कुक किया जाता और फिर ये फ्रोजन फूड फ्रेंचाइज को भेजा जाता। तो अब बर्गर आप अमेरिका में ऑर्डर करिए, हिंदुस्तान में उसका टेस्ट एग्जैक्ट सेम होगा। कितना इजी है ना एक ऐसा फूड बेचना जो सालों तक खराब ही ना हो। मतलब लोगों ने एक्सपेरिमेंट की और पाया कि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर, फ्रेंच फ्राइज 24 साल तक खराब ही नहीं हुआ। And it was advertising a NASCAR race in 1996. So this dates the hamburger in its set to 24 years old now. अब इस फूड को या इस चीज को जिसने खराब ही नहीं होना, आप तो उसे कहीं भी ले जाकर बेच दीजिए, जो हुआ भी। रशिया, अमेरिका, चाइना और पूरी दुनिया में करीब 38,000 मैकडॉनल्ड्स खोले गए और पहले ही दिन हर देश में इनको ट्राई करने वालों की लाइन लग गई। ये लाइन इतनी लंबी थी जहां लोग एक बर्गर के लिए 2-2, 2.5 घंटे लाइन में खड़े रहते थे। Did you know this is the 86th country opening for McDonald's? उधर हिंदुस्तान में 1991 में इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल था। ऐसे समझिए कि जो हाल अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका का हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हम उस दौर से गुजर रहे थे। फास्ट फूड आउटलेट के नाम पर हल्दीराम, सागर रत्ना, निरुला जैसे आउटलेट खुल चुके थे, पर इनमें डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स वाली बात नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान की ऐसी कमर तोड़ी थी कि हमने अभी तक किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को, विदेशी कंपनी को देश में घुसने नहीं दिया था। सरकारों को लगता था कि अबे यार ये दोबारा से देश पे हावी ना हो जाए। 1991 में मनमोहन सिंह बजट पेश करते हैं। वो इस बजट में कहते हैं कि हमें देश की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल देना चाहिए। मनमोहन सिंह की अपनी स्पीच में एक जबरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ चुका है और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
और इन्हीं बहुत सी तमन्नाओं के साथ 1996 में दिल्ली के वसंत विहार में हिंदुस्तान का पहला मैकडॉनल्ड्स खोला जाता है। और यही नहीं, ये दुनिया का पहला ऐसा मैकडॉनल्ड था जिसमें न तो पोर्क बिक रहा था न बीफ। यहाँ पर सब कुछ इंडियन था, इतना इंडियन कि यहाँ बर्गर को भी महाराजा बर्गर कह के बुलाया जाता था। नया चिकन महाराजा मैक, ये है इतना बड़ा कि खाने में लगेगा थोड़ा टाइम और। साल सन 2000 तक आते आते स्टारबक्स, फासोस, पिज्जा हट, डोमिनोज, बर्गर किंग, सीसीडी जैसे हजारों आउटलेट्स पूरे इंडिया में खुल गए। और आज सन 2023 में 5,31,706 फास्ट फूड बिजनेस है पूरी दुनिया में। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें ढाबा, रोड साइड ईटरीज, स्टॉल, ठेले ये सब नहीं जोड़े गए। अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो ये नंबर करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो भैया ये फास्ट फूड है हजारों साल पुराना, लेकिन जिस रफ्तार से इस फास्ट फूड का कंजप्शन हम कर रहे हैं उतना आज तक किसी सिविलाइजेशन ने नहीं किया। हर शाम आपको ये खाना खाने वालों की भीड़ जगह जगह जुगाली करती दिख जाएगी। पेट भरा हो या खाली, हर वक्त मुंह चलना चाहिए। शायद इसीलिए आज दुनिया के करीब 38% लोग ओबीज हैं और 2035 तक आधी दुनिया मोटापे की शिकार होगी। इस दुनिया में हेल्दी तरीके से जीने के लिए एक आम आदमी को 2 से 2,500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, पर आज नॉर्मली हमारा इंटेक 5 से 6,000 कैलोरीज पर डे है। तो यार इतना खाओगे तो कहाँ जाओगे? पर मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे और आपको अब इस तरह के खानों की लत लग चुकी है। फूड एनालिस्ट की बात माने तो ये जो हम खा रहे हैं, ये जो फूड जिसे हम फूड समझते हैं, वो असल में फूड है ही नहीं। ये तो बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके हर हिस्से को इस तरह से इंजीनियर किया गया है कि आप और मैं उसके आदी हो जाए। इट्स लाइक अ क्रैक कोकेन जो आपको एकदम हाई कर दे, एक समा, एक मजा बांध दे। ये मेल्टेड चीज, ये पैटीज, इनको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि ये मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएं। साथ में ये सॉसेस जो आपके ग्लैंड्स को इतना डीप ट्रिगर करते हैं जिससे मुंह में ज्यादा से ज्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस हो सके और आपका पूरा माउथ वाटरी फील करे। और इसके बाद भी आपकी भूख मरती नहीं है, बल्कि एक कोल्ड ड्रिंक की चाहत फिर भी बाकी रह जाती है। अब जिस चीज को देखकर, सुनकर मुंह में इतना पानी आ रहा है, उस लत को मैं और तुम कैसे छोड़ेंगे यार? ये अपने आप में एक सवाल है। आदाब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर अपना ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। उसके बदले मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो मिलते हैं, कॉफ़ी पीते, चाय पीते। और इस वीडियो में जितने भी ट्रैक्स यूज़ किए मैंने, म्यूज़िक ट्रैक्स, तो उसमें से 5 ट्रैक्स मैं आपको पर्सनली भेजूँगा। जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, पुट योर ईमेल देयर एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू। आदाब।